भड़काने और तृणमूल कांग्रेस से विरोध दबाने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मोल्ला ने आईएसएफ को महत्वहीन पार्टी बताते हुए कहा, ये लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी ने हिंसा की ममता को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से जिहादी ताकतों का सुनियोजित हमला बताया और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। सरकार भंग कर देनी चाहिए। फिर यही ममता बनर्जी हैं, फिर कहेंगे कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। फिर कुछ लोग कहते हैं आर्मी लगा देनी चाहिए, बीएसएफ उनके पास है, केंद्रीय बल उनके पास है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भारत की बीएसएफ का इस्तेमाल करके इन्होंने एक चुनी हुई सेकुलर सरकार को नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सुलगते बंगाल की। वो लोग कहते थे कि जो बंगाल सोचता है वही कई वर्षों बाद पूरा भारत सोचता है। कहते थे कि बंगाल रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत आगे है। बंगाल जितना आधुनिक है उतना आधुनिक होने में रेस्ट ऑफ इंडिया को कई समय लगने वाले हैं। जो बंगाल सोचता था वो कई वर्षों बाद रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सोचा करते थे। मगर अब बंगाल क्या, वो बंगाल जिसे अंग्रेजों ने समृद्ध किया, वो बंगाल जहां पर अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई, वो बंगाल जो सबसे पहले अंग्रेजों के शैदा बने, वो इंग्लिश पढ़ने वाला कौम, वो बंगाली, वो भद्र पुरुष, वो एजुकेटेड समाज, वो शिक्षित समाज, जो बंगाली आज भी देखा जाए तो ये जो बंगाली हैं, जो भद्र पुरुष हैं, जिन्हें मैं भद्र पुरुष कहता हूँ, कोलकाता उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो अपने आप को कहते हैं कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे बड़ा शिक्षित वर्ग शेष भारत में नहीं। तो कहते ही थे कि जो बंगाल सोचता है वही कुछ वर्षों बाद वो भारत सोचता है। बंगाल एक समय था जब भारत के तमाम भूभागों से लोग आते थे, नौकरी करते थे, रोजगार करते थे, धंधे पानी लगाते थे। तो कलकत्ता वो जगह था। लेकिन अब बंगाल, हम बात करें भारत की मीडिया में, भारत के समाचार पत्रों में, भारत के जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वहां पर बंगाल सिर्फ हत्या, बलात्कार और या फिर तुष्टीकरण के लिए जाना पहचाना जाने लगा। तो बंगाल की यही कहानी। तो बंगाल सुलग रहा है। बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या फिर बंगाल का मालदा हो या फिर बंगाल के और इलाके हों, वहां पर हिंसा हिंसा हिंसा, सिर्फ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कहने को तो वो कहते हैं कि हम भारत के सेकुलर जमात हैं, हम भारत के सेकुलरिज्म के लिए, हम भारत के धर्म निरपेक्षता को जीवित रखने के लिए हम सिडियन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं। हम भारत के धर्म निरपेक्षता को जीवित रखने के लिए एक संघीय सरकार जो दिल्ली सल्तनत पर बैठी हुई है उसकी जो बांटने वाली सोच को दबाने के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। हम वक्फ कानून जो लाए गए हैं हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई, वास्तविकता इन प्रोपेगेंडा बाजों के शब्दों से कोसों कोसों दूर नजर आती है। ना सिडियन अमेंडमेंट एक्ट और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड और ना ही ये वक्फ बिल भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की सेकुलरिज्म है, उस पर बट्टा लगाता है। ये कानून उन लोगों के लिए पीड़ा है जो वक्फ कानून के नाम पर, जो वक्फ संपत्ति के नाम पर गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा किए बैठे हैं। वो लोग जो अपने आप को पीड़ित कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को दलित कहते हैं, वो लोग जो लाखों की संपत्ति दबाए बैठे हुए हैं, जो वक्फ के नाम पर, दलित के नाम पर जो अपनी संपत्ति
कईयों की कब्जाए रखे हैं, जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हुए संपत्ति पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं दूसरों की, जो करोड़ों की जमीन है उनके पास, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास वक्फ के नाम पर। वो लोग जब ये संपत्ति वक्फ कब्जे के नाम पर जब बाहर निकलती जा रही है, जो वक्त के नाम पर जो कब्जा हुआ था वो पुलिंदा टूटता जा रहा है, जब ये सब कानून बन गया है, जब उनकी संपत्ति जो कब्जाई है वो छीन जाएगी उनसे, इस डर को संज्ञान में लेते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। वक्त कहते हैं कि कई मुस्लिम राष्ट्र हैं दुनिया भर में, कई मुस्लिम राष्ट्रों में, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है नहीं, लेकिन जिस तरह से भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध होता है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, जिस तरह से वक्फ कानून की बात होती है, जिस तरह से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो उसे लगता है कहीं ना कहीं हमारा भारतवर्ष भी एक मुस्लिम राष्ट्र ही, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम तो पिछड़े हैं, हम तो दबाए हैं, कुचले हैं, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को खून दिया, हमने हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा। जो इस तरह के कहने वाले लोग हैं, आज वही अपने आप को पिछड़ा 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 करते हुए, दबे दबे कहते हुए इस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं। एक भी कानून देख लीजिए जो हिंदुओं के पक्ष में हो। हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के हित का काम नहीं कर सकते। हिंदुओं के मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, वो सरकारी नियंत्रण का पैसा, वो मंदिरों से आने वाला पैसा, सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं उनके पैसे विशेष अल्पसंख्यक समाज में भी बांटे जाते हैं, उनके उत्थान के लिए दिए जाते हैं। जो कहते हैं एक बार वक्फ हो गया संपत्ति, जो अल्लाह का संपत्ति हो गया वो अल्लाह का हो गया। वो लोग जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसमें अपनी इबादत गाह तैयार कर लेते हैं, मंदिरों के जगह पर जहां पहले मंदिर थे, और फिर वही मंदिरों पर पैसे अल्पसंख्यक खर्च किए जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का तर्कसंगत है? तो बंगाल सुलग रहा है, बंगाल का मालदा जल रहा है, बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है, बंगाल सुलगता जा रहा है। एक तरफ बंगाल सुलग रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि ये भाजपा की साजिश है, ये विपक्ष की साजिश है। भैया सत्ता उनका, राज उनका। उस बंगाल में, जिस बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि भारत की बीएसएफ घुस गई है, भारत के केंद्रीय बल मार्च करते हैं बंगाल में, तो ममता बनर्जी कहती है भारत के बीएसएफ घुस गई है। उस बंगाल में जहां मार्च करने के लिए बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाता है कि बीएसएफ का मार्च करने का दायरा बॉर्डर बढ़ा दिया जाए, तो उसको लेकर ममता बनर्जी तैयार नहीं होती है। आज इसी बंगाल में सुलग रहा है, तो उसी सुलगते बंगाल में जो कट्टरपंथी हैं वो वहां की पुलिस दब जाती है, वहां की पुलिस उनके आगे बेबस नजर आती है, और यही कट्टरपंथी लोग हैं जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पुलिस के ऊपर हमला करते हैं। ये पूरा जो बंगाल जो सुलग रहा है, बंगाली कहानी हमें देखने को मिल रही है, जो आपका मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी, मालदा, ये जो सुलग रहा है, ये पूरा पैटर्न उस पैटर्न की गवाही देता है जो पैटर्न हमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय देखने को मिला। वही तरीका है, कैसे सुनियोजित तरीके से सभी लोग एकजुट होकर व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, वो एक मुश्त खड़े होकर वो प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। कहीं आग लगा दिया जाता है, कहीं दुकानें लूट ली जाती हैं, कहीं जो हिंदू अल्पसंख्यक है, मैं हिंदू अल्पसंख्यक ही कहूंगा उनको, अब बंगाल के सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर एक विशेष समुदाय की आबादी इतनी बढ़ गई है कि हिंदू को अल्पसंख्यक कहना बेईमानी नहीं, उनके साथ जाति हो रही है, वह घर छोड़कर भाग रहे हैं। अब हिंदू घर छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ लोग कह देते हैं कि बंगाल में है, बंगाल में ही तो जा रहे हैं, बंगाल वाले कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी जा सकता है। ये फरीद हाकिम जैसे टीएमसी के नेता हैं जो कहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है, अब यहाँ हमारा राज चलेगा, हमारा सरिया कानून चलेगा। ये फरीद हाकिम जैसे लोग नहीं है। झारखंड में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम तो सरिया को मानते हैं। और फिर यही लोग हैं जो संविधान की शपथ खाते हैं और हर रोज कहते हैं कि हम मनुवाद नहीं लागू होने देंगे, मनुवाद नहीं लागू होने देंगे, हम हिंदू देश नहीं देखना चाहते, सेकुलर देश देखना चाहते हैं। वो हिंदू
मान्यता को नहीं मानते, वो सेकुलर चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो अपने पे आती है, अपना इलाका बढ़ गया, अपनी आबादी बढ़ गई, अपने कौम की आबादी बढ़ गई, तो वो कहते हैं कि वो सरिया रूल फॉलो किया जाए। वही होता है ना, जब एक समाज में विशेष आबादी की संख्या बढ़ जाती है, वो तो कहते हैं नहीं भाई, अब स्कूल में ना फ्राइडे को भी छुट्टी होगी और संडे को बंद रहेगा, और हम अलीवे भी पढ़ाएंगे, जो उनके मजहब से नहीं आते उनको भी अलीवे पढ़ाएंगे, और उनकी लड़कियां आए नमाज पढ़ें। यही कहानी, यही चरित्र हमें देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती है। तो भैया बंगाल में आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के उपद्रवियों की आगजनी भी होती है, पुलिस का हमला भी होता है। मालदा, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी के बाद अब दक्षिण 24 परगना में भी हिंसा भड़क उठी। अब बंगाल सुलगने लग गया है। इंडियन सेकुलर फोर्स वही जो बंगाल में कट्टरपंथ की कहानी को दाना पानी हवा पानी देता नजर आता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में सोमवार को वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जहां इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी से भरे इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जमकर झड़प की। इंडियन सेकुलर फ्रंट के हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक वैन, कई दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस ने बताया कि इस झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक आईएसएफ कार्यकर्ता के सिर पर चोट भी आई। इस पूरी कहानी में रिपोर्ट ये कहती है कि आईएसएफ समर्थक कोलकाता के रामलीला मैदान वक्फ कानून के खिलाफ रैली के लिए जा रहे थे। इस रैली में भांगर के विधायक और आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी संबोधित करने वाले थे। पुलिस ने बिना अनुमति के रैली की जानकारी मिलने पर बसंती हाईवे के पास भोजरहाट में बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। ऐसे नाराज इस्लामी भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर हमला किया, वाहनों में आग लगा दी, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आईएसएफ कार्यकर्ता ने बसंती हाईवे पर धरना देकर रास्ता जाम कर दिया। इसे घंटों ट्रैफिक बाधित रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल, वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए और इलाके में शांति बहाल हुई, ऐसा कहा जा रहा है। नौशाद सिद्दीकी विधायक हैं, इंडियन सेकुलर फोर्स है। सेकुलर नाम सेकुलर है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे अपनी जिहादी मानसिकता का यहाँ पर बखान करते नजर आ रहे हैं। नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून को मुसलमानों और संविधान पर हमला करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में यह कानून लागू नहीं होगा, फिर पुलिस हमें शांतिपूर्ण रैली क्यों रोक रही। ये शांतिपूर्ण रैली है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदुओं के घर में आग लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं को घर छोड़कर मजबूर होना पड़ रहा है, हिंदुओं के साथ जाति हो रही है, क्या शांतिपूर्ण है। आईएसएफ ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और तृणमूल कांग्रेस में विरोध दबाने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मोल्ला ने आईएसएफ को महत्वहीन पार्टी बताते हुए कहा, ये लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी ने हिंसा की ममता को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से जिहादी ताकतों का सुनियोजित हमला बताया और इसे केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। यह हिंसा मुर्शिदाबाद की घटनाओं के बाद हुई, जहां वक्फ कानून के विरोध में शुक्रवार और शनिवार को इस्लामिक कट्टरपंथियों हिंसा में 3 मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान और जहांगीरपुर जैसे इलाकों में ये जो उपद्रव है खूब देखने और सुनने को मिला। बता दें कि ममता बनर्जी शनिवार को ऐलान किया था कि उनकी सरकार बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करेगी। उनका सभी धर्मों के शांति बनाए रखने की अपील की है। फिर भी भांगर की घटना ने साबित कर दिया कि राज्य में तनाव कम नहीं है। घटना में हाई अलर्ट जारी, इसमें निगरानी भी बढ़ा दी है। हाई कोर्ट संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट बोलता है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की विक्षिप्त राजनीति को दर्शाती है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक समाज के प्रति जो डाउनवर्ड है वो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। बंगाल सुलग रहा है। तो बंगाल में एक इनपुट वो भी आया है कि जो बंगाल में वारदातें हुई हैं इनके पीछे बाहरी हस्तक्षेप की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि तुर्की से पैसा आया है, तुर्की से पैसा आया है, तुर्की से पैसा लेने के बाद इस तरह की कहानी को अंजाम दिया गया है। बांग्लादेश में तो हिंसा हो ही रहा है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ अंसार जैसी धार्मिक संगठन, हुजा जैसी आतंकी संगठन है, वहां से भी कुछ लोग हैं जो इनको समर्थन करते हैं, पुलवित पशवित करते हैं। जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले आतंकी तत्व हैं उनको भी समर्थन मिलता है और इस ऐसे खुलासे हुए हैं कि तुर्की से भी समर्थन मिल रहा है।
जबकि कई लोग अपना ये कहानी ये बातें हैं, और कई लोग जो हैं अपना घर बार छोड़कर बाहर आ गए हैं। कुछ लोग हैं अपना मकान, अपना घर, अपना द्वार, अपनी संपत्ति, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर, अच्छे खासे घर के लोग छोड़कर भटकने का काम कर रहे हैं। वो मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों को छोड़कर झारखंड के साहेबगंज जैसे इलाके में आना पड़ा है उन्हें। अब बताइए इसको लेकर क्या कहिएगा। और वही एक टीएमसी नेता फरहाद हकीम कहता है कि बंगाल में ही न गए हैं, इधर उधर आना जाना लोग करते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। ये खिलाफ करना, यहाँ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोला जो यहाँ पर हम कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई परिस्थिति नहीं है जो डीएम लोग ये करेगा। मगर जहां पर ये होगा वहां पर चुप क्यों है? इतना बड़ा सब नेता, इतना बड़ा नेता, जाओ दिल्ली में जहां पर हुआ है ये, वहां पर अपना प्रदर्शन करो, यहाँ पर क्यों? वही बात है। और जांच एजेंसियों की हम बात कर लें तो पूरे जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि आतंकवाद फैलाने का एक नया तरीका है। 2 महीने पहले ही एटीबी के 2 नामी सदस्य मुर्शिदाबाद आए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी दावत होगी और ट्रिगर पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में रामनवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन शुरुआत के चलते चीजें बदल गई। लेकिन वक्त बिल ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया। उनका पहला लक्ष्य ट्रेनों को बाधित करना, संपत्ति को नष्ट करना, हिंदुओं की हत्या करना, घरों को लूटना पाटना, हमलावरों को हमला करना, जितनी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे उतना नुकसान पहुंचाने का काम, उन्हें उतना ही पैसा दिया जाएगा। शुरुआत में एक सूची बनाएगी, अगर वे अपने कार्यों को विवरण देते हैं तो उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा। तुर्की द्वारा फंडिंग भी इसमें बातें की जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा की योजना और खर्च तुर्की द्वारा किया जा रहा है। यहीं से हिंसा के लिए पूरी फंडिंग की जा रही है। जांच एजेंसियों को माने थे इस योजना में शामिल हमलावर और पत्थरबाज को लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए गए थे। वे पिछले 3 महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। साजिशकर्ताओं ने बंगाल में भी बांग्लादेश बनाने की योजना तैयार की थी, जैसे कि बांग्लादेश हिंसा में दंगे देखने को मिले थे, उसी तरह से यहाँ भी योजना बनाई गई थी। भले ममता बनर्जी शांति की अपील करें, लेकिन अपने कट्टरपंथी जो जमात हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इंडियन सेकुलर फोर्स जैसे लोग हैं, जो बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वक़्फ़ कानून तो एक कहते हैं कि वक़्फ़ कानून है, इसके नाम पर बवाल कर रहे हैं। बंगाल ने ऐसे ना जाने कितने दंगे देखे हैं, डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखली का दंगा हो, तो हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। वो हिंदुओं को टारगेट करते हुए हिंदू पर टारगेट किए गए, हिंदू पर हमले हुए, कुछ धर्मांतरित कर लिए, कुछ वहां छोड़कर भाग गए, वो इलाका इस्लामीकरण हो गया, वो इलाका हिंदू विहीन हो गया। कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे 4 युद्ध चेहरे का आंसू किया जा रहा है। तो फिर लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये तो एजेंडा फैलाने की कहानी है, ये तो एजेंडा फैलाया जा रहा है, ये तो भाजपा की साजिश है। बताइए यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, कितने मुल्ले घर छोड़कर भागे, बताइए। गाहे बगाहे यूपी में ही सुनने को मिलता है कि हिंदू अपना मकान बिकाऊ कहकर घर द्वार छोड़कर चले गए कि उस इलाके में विशेष समुदाय की आबादी बढ़ गई। यही कहानी है। गुरुजी जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम जैसे लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ये देश बनना चाहिए और हिंदुओं के विचारधारा ये आगे आने वाली पीढ़ी चलानी चाहिए, तो उसी के लिए आज मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। और उनकी जो लड़ाई है कि हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू विचारों पे आगे चलना चाहिए, और आशीर्वाद लेके ये सिर्फ उनके साथ हम जैसे कई युवक, कई लाखों युवक ये देश के और विश्व के उनके साथ में है, और वही आज उनको बताने और उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैडम, लोकार्पण से पहले पूरे ठाणे शहर भर में, जिले में आपका बैनर लगा है, तो उसका उल्लेख किया गया शेरनी। जब महिलाओं के ऐसे बैनर लगते हैं ना,
थाने से इसलिए लगाए होंगे शायद हमारे लोगों ने कि भिवंडी के लोगों को पता लगना चाहिए कि अपने लेवल में रहे, और अगर उसके ऊपर गए तो यहाँ पर भगवादारी आपके सामने जरूर खड़े रहेंगे। मैडम, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ राय है आपकी? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, जब से ही ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है, तब से लेके आज तक का इतिहास है। अगर हर इतिहास के पन्ने अपन खोलेंगे तो उसमें यही दिखाई देगा कि जब जब मतदान हुआ, जब जब राजनीति हुई, तो वहां पर सिर्फ अत्याचार हिंदू विचारधाराओं के लोगों पे हुई। हिंदू बेटियों को के ऊपर बलात्कार किए गए, उनके घर जलाए गए, उनके व्यापार बंद किए गए। ममता दीदी को एक गलतफहमी हो गई है 2014 के बाद। वो जिस तरीके से सोच रहे थे कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश जैसा चित्र निर्माण करेंगे, पर वो भूल गए कि इस देश में आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो राम भक्त हैं। तुम्हारी कांग्रेस के कार्यकाल में वो सब चित्र चल गया, अब वो चित्र बंगाल में नहीं चलेगा। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम जैसे विचारधाराओं के लोग जाकर ममता दीदी की जगह खुद बताएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता में आना चाहते, लेकिन कुछ लोग जो है उनको केंद्र निर्माण करने की कोशिश को आने नहीं दे रहे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपको जेल में डाला, आपके ऊपर भी जिस तरीके से गुना दाखिल किया, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि कौन कहाँ कैसे कौन से पक्ष में जा रहा है मैं नहीं बोल सकती आपको, पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का कार्यकाल पूरे विश्व ने, पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे देश ने देखा है। तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ, कोई भी व्यक्ति नम्रता रखे तो कोई कहीं से भी जा सकता है, पर जिसका घमंड इस तरीके से ऊपर चढ़ा हो। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं इनके बारे में, जो लोग बंगाल में हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, बर्बरता हुई, अपने घर बार छोड़कर, नदी नाले पार करते हुए सब कुछ छोड़कर, ना संपत्ति लिया ना कुछ लिया, अकेले जान बचाने के लिए भागकर बाहर आए हैं, ना उनके लिए तृणमूल कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना उनके लिए सेकुलर कांग्रेस बोल रही है, ना उनके लिए सेकुलर वो तमाम पार्टियां बोल रही हैं। और यही बिहार में चुनाव है, AIMIM विरोध प्रदर्शन कर रही है बंगाल के बिहार के किशनगंज में। किशनगंज वही सेकुलर इलाका है जो जिसका पूरी तरह से धार्मिकरण हो गया है, जहां पर AIMIM के लोग जीतते हैं, वहां कर रहे मोदी हमारे खून, मुसलमानों के खून के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो इसी पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। अभी भी कुछ लोग हैं जो मानने को कतई तैयार नहीं है, वो नहीं मानेंगे, वो मानना ही नहीं चाहते, वो मानेंगे ही नहीं कि कहते नहीं ये तो बीजेपी की चाल है। सरकार बंगाल में ममता बनर्जी की है तो बीजेपी की चाल कैसे हो सकती है? जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई है, ममता बनर्जी से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, ममता बनर्जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बंगाल को झुलसा दिया, बंगाल एक रक्त रंजित बंगाल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता में नरेंद्र मोदी, सरकार भंग कर देनी चाहिए। फिर यही ममता बनर्जी हैं, फिर कहेंगे कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। फिर कुछ लोग कहते हैं आर्मी लगा देनी चाहिए, BSF उनके पास है, केंद्रीय बल उनके पास है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भारत की BSF का इस्तेमाल करके इन्होंने एक चुनी हुई सेकुलर सरकार को गिरा दिया। भले ही आपस में लड़ते रहे TMC, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेकिन सारे सेकुलर एक ही जमात के हैं। अभी फिर क्या होगा? फिर यही सेकुलर लोग, फिर यही हमारे न्यायाधीश, कोलिजियम प्रोसेस वाले आकर कहेंगे कि भाई हम तो महापुरुष हैं। ये कोलिजियम वाले जज जो अपनी ही समाज से आते हैं, अपने को ही चयन करते हैं, अपने ही बाप दादाओं को बनाते हैं, फिर यही अगर राष्ट्रपति को बोल सकते हैं, राष्ट्रपति को चैलेंज कर सकते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार को चैलेंज करने में क्या ये पीछे रह सकते? इन्हीं बातों पर योगी आज कहते हैं कि भाई ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई मुद्दा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।